इसके पहले वाले वीडियो में हमने भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ लिया है। अनुच्छेद 5 में हमने बताया था प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता 3 विधियों से मिलता है। जिसका भी जन्म भारत में हुआ हो भारत का नागरिक। दूसरा में हम लोग बताए थे कि माता या पिता किसी एक का जन्म भी भारत में हुआ हो तो भी भारत का क्या है, नागरिक है। संविधान लागू होने के 6 महीना पहले भी अगर वो भारत में आ गया तो भी भारत का क्या है, नागरिक है। यानी अनुच्छेद हम लोग 5 से जो 11 पढ़े थे, इसमें 5 में बताया गया था, 5 में 3 प्रावधान बताया गया था। प्रावधान नंबर 1 में हमने बताया था कि जिसका भी जन्म भारत में हुआ वो भारत का क्या है, नागरिक है। माता या पिता किसी एक का भी जन्म अगर भारत में हुआ वो भी भारत का क्या है, नागरिक है। और तीसरा में इसमें प्रावधान था, उसमें संविधान लागू होने के 6 महीना पहले भी अगर कोई भारत में चला है वो भी भारत का नागरिक है। आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि वो 19 जुलाई 1948 यानी जब परमिट रूल लागू हुआ था 19 जुलाई 1948 के अगर पहले आ गया तब तो कोई बात नहीं है, कोई झमेला नहीं है उसके लिए। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई पाकिस्तान से भारत आता है तो उसके लिए 2 एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। एक तो परमिट रूल के हिसाब से उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद 6 महीना वेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। आर्टिकल नंबर 7 में कहता है कि भारत से ऐसे लोग जो पाकिस्तान चले गए फिर लौट के कहाँ है, भारत। यानी भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान, लौट के फिर कहाँ है, भारत। उन लोगों को भी भारतीय नागरिकता मिलेगी, लेकिन वो अगर संविधान लागू होने के पहले आ जाए तो उन लोगों को क्या लगेगा, परमिट रूल लगेगा। समझ में आ रहा ना। यानी कि फॉर्म भरना पड़ेगा और 6 महीना वेट कीजिए, लेकिन संविधान लागू होने के 6 महीना पहले भारत में चले जाना। आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि विदेश में भ्रमण करेंगे, शिक्षा के लिए जाएंगे, नौकरी के लिए जाएंगे, कोई व्यापार करेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तब तक आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी जब तक आप विदेशी नागरिकता प्राप्त नहीं कर ले। जैसे विदेश में कोई शिक्षा के लिए जा रहा है, भ्रमण के लिए जा रहा है, घूमने के लिए, कोई इलाज के लिए जा रहा है, कोई नौकरी के लिए जा रहा है तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता अगर ले लिए तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना अर्थात नागरिकता की सुरक्षा। जब तक हम कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे या कोई जघन्य बहुत बड़ा अपराध नहीं करेंगे तब तक हमारी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाएगी और संसद की जो इसका जो जिम्मेदारी है वो संसद के गृह मंत्रालय को दिया गया है। यानी आर्टिकल नंबर 11 कहता है, जो 11वां आर्टिकल है वो कहता है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाएगी और ये जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय को दिया गया है। समझ में आ रहा है ना। यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक हम पहले ही पढ़ लिया है, बस ये समझाना है हम लोगों को, ये समझना हम लोगों को, इसलिए इसको देखा जा रहा है, ठीक है। नहीं तो अनुच्छेद 5 से 11 यानी आर्टिकल 5 से 11 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं, तब आपको ये जो नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 यानी 1955 जो आपको समझ में आएगा। हम लोग को जो नागरिकता मिला है ना वो नागरिकता अधिनियम 1955 के आधारित पर है। समझ में आ रहा है ना। इसमें देखिए भारत में अगर किसी को नागरिकता प्राप्त करना है तो उसके लिए 5 विधि है। देखिए 5 कौन कौन सा विधि है। पहला जो है जन्म के आधार पर, इसमें जो बनाया गया ना इससे बहुत बड़ा मतलब एक गलती हो गया जब ये बना तब। 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया, इसका नाम सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। समझ में आ रहा है ना। इसमें पहला जो लाया गया है कि जन्म के आधार पर। अब जिसका भी जन्म भारत में हुआ वो भारत का क्या है, नागरिक। देखिए इसमें क्या है गलती हो गया कि अगर कोई विदेशी आदमी है घूमने के लिए, सपोज कीजिए कि भारत में आ रहा है, अगर कोई उसकी कोई औरत है मान लीजिए या कोई महिला है जो भारत में आ रही है तो वो अगर गर्भवती है, उसका बच्चा हो जाए भारत में, ऐसे तो विदेशी लोगों को भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें कहा गया था कि जिसका भी जन्म अगर भारत में हुआ तो भारत का क्या है, नागरिक है। तो इसमें सबसे पहले संशोधन 1986 में किया गया था। गलती क्या हो गया था कि इसमें कह दिया गया जिसका भी जन्म भारत में हो गया वो भारत का क्या है, नागरिक। तो कोई भी विदेशी मान लीजिए यहाँ घूमने आया भारत में और मान लीजिए कि उसके पत्नी का क्या हुआ, वो गर्भवती है, उसका बच्चा हो गया, तो इसका मतलब अप्रूपी क्या है, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो है भारत में घूमने के लिए आते हैं। तो इसमें एक संशोधन किया गया 1986 में। ये जो संशोधन किया गया ये नागरिकता में पहला संशोधन भी था। समझ में आ रहा ना। यानी 1955 के अधिनियम पर जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के आधारित पर हमारी नागरिकता है और इस नागरिकता में पहला बार सुधार यानी संशोधन 1986 में किया गया था। और संशोधन क्या किया गया था कि जिसका भी जन्म भारत में हुआ वो भारत का नागरिक होगा। कब, जब उसके माता या पिता कोई एक भी भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये संशोधन किया गया है, माता या पिता भी भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई एक माता या पिता भारत का नागरिक होना चाहिए।
यानी जिसका भी जन्म भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक है, यानी भारत की नागरिकता उसे मिलेगी। लेकिन उसमें एक जोड़ा गया क्या कि माता या पिता किसी एक का जन्म भी भारत में होना चाहिए। दूसरा जो है वंश के आधार पर, इसमें भी संशोधन किया गया 1992 में। अब संशोधन देखिए क्या किया गया। वंश के आधार में कहा गया था कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके पिताजी भारत के नागरिक हो। उसमें सिर्फ कहा गया था पिताजी, वंश के आधार पर, क्योंकि देखिए हमारा जो देश है ना वो पितृ समाज देश है, पैतृक समाज, माने कि यहाँ पर पिता को ज्यादा वरीयता दिया जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ कह रहा है क्या कि वंश के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके पिता भारत के नागरिक हो। तो महिला, मान लीजिए महिला का नाम नहीं, औरत का नाम नहीं लिया इसमें, माता का नाम नहीं लिया, तो महिला लोग क्या किया, इस पर थोड़ा सा विरोध वगैरह किया। तो 1992 में इसमें संशोधन किया गया, यानी नागरिकता में दूसरा संशोधन 1992 में किया गया। और इसमें कहा गया कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता या पिता कोई क्या हो, भारत के नागरिक हो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अभी वर्तमान में भारत में नहीं है, उसका जन्म मान लीजिए भारत में नहीं हुआ, विदेश में कहीं हुआ, ठीक है, और उसका माता या पिता कोई एक भी, माता भी हो सकती है पिता कोई एक भी अगर भारत का नागरिक है तो उसे भी भारत की नागरिकता उसके माता या पिता के यानी वंश के आधार पर मिल जाएगा। जैसे शिखर धवन को हम लोग कह सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, शिखर धवन। तो इसमें वंश के आधार पर इसमें संशोधन 1992 में किया गया। अब पहले जब बनाया गया था वंश के आधार पर तो इसमें बोला गया था कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके पिता जो है भारत के नागरिक है। इसमें क्या जोड़ा गया, माता, यानी माता या पिता, इसमें भी क्या जोड़ा गया, माता या पिता कोई एक भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। पंजीकरण, तीसरा जो है पंजीकरण, इसको हम लोग रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। अगर किसी विदेशी व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसमें देखिए कुछ इसमें शर्तें हैं। शर्तें क्या है, सबसे पहले शर्त इसमें क्या है कि वो किसी भारत की महिला से क्या कर ले, विवाह कर ले, पहला है। दूसरा क्या है कि कोई भारत में बड़ा नौकरी कर ले, समझ में, और लगभग 7 साल तक भारत में रहना चाहिए। वो कभी भी जो है विदेश गया हो, यहाँ से भारत में रह रहा हो, लगभग यहाँ पर लगातार 7 साल रहना है, और 7 साल रहने के बाद कभी भी जो है वो अपने देश नहीं गया हो, 7 साल में विदेश जा सकता है, और वो अपने देश भी जा सकता है लेकिन घूमने के लिए। अब जैसे 6 महीने से ज्यादा रहेगा तो फिर वो 7 साल का वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1-2 दिन, 2-4 दिन, 10 दिन के लिए वो जा सकता है, कोई जरूरत पड़ गया तो ठीक है, सूचना देके जा सकता है। तो पहले पंजीकरण विधि से नागरिकता लेने के लिए कि भारत में किसी महिला से क्या करेगा, विवाह करेगा, कोई बड़ा नौकरी कर लेगा और 7 साल तक लगातार भारत में रहेगा, तो पंजीकरण के विधि द्वारा नागरिकता मिल सकता है। लेकिन जरूरी है कि मिल जाएगा, ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है, माने कहने का मतलब है ये कम से कम योग्यता है, इतना रहेगा तो मतलब विचार किया जाएगा कि मतलब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे यूपीएससी के लिए जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए क्या एक एलिजिबिलिटी है कि आप ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है तभी आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो क्या मतलब जो लोग भी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो सबको क्या यूपीएससी मिल जाएगा और सबको आईएएस अफसर आईपीएस बन जाएगा, नहीं, ये एलिजिबिलिटी है, माने इतना रहेगा तो विचार करेंगे, समझ में रहा ना। अगला देखिए, चौथा जो है देशीकरण है। देशीकरण में देखिए कोई भी अगर विदेशी है अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो सबसे पहले भारत का कोई एक भाषा जानना चाहिए उसको, यानी भारत का कोई एक भाषा उसको मालूम होना चाहिए, भारत के प्रति यानी देश के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, और विज्ञान या कला में, मतलब कला में या विज्ञान में क्या हो, निपुण हो, उसको मतलब उसमें ज्ञान हो, और 10 साल तक भारत में रहेगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी देशीकरण विधि द्वारा, समझ में आ रहा है ना। यानी देशीकरण विधि द्वारा भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, और कला या विज्ञान क्षेत्र में क्या हो, निपुण हो, तो 10 साल तक भारत में रहेगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पांचवा जो है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का मतलब होता है कि अगर भारत किसी भी विदेशी राज्य को अपने विलय करा ले या वो विदेशी राज्य भारत में विलय जाए तो अपने आप जो वहां के लोग जो है भारत के क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। जैसे सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत में जब विलय कराया गया यानी मिलाया गया, तो जब भारत का जब वो अंग बन गया तो वहां के लोगों को नागरिकता दे दी गई। अर्जित भूमि द्वारा वैसे क्षेत्र को जो भारत में मिला लिया जाता है, ये कोई विदेशी राज्य जो भारत में जब विलय हो जाता है तो उसे अर्जित भूमि द्वारा, यानी जो नागरिकता का जो 5 विधि है उसमें 5वां विधि जो है अर्जित भूमि है, इस विधि द्वारा उन लोगों को नागरिकता दे दिया जाता है। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत में विलय हो गया तो वहां के लोगों को भी नागरिकता दे दिया गया क्योंकि वह भारत का क्या बन गया, अंग बन गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एनआरआई। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, माने वैसा नागरिक जो भारत का मूल नागरिक है, वो भारत का नागरिक है लेकिन
किसी काम के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, किसी भी काम के लिए 6 महीने से ज़्यादा अगर किसी दूसरे देश में चला गया यानी विदेश में चला गया तो उसे हम लोग NRI कहते हैं। इसे हम लोग, इसका पूरा नाम होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी भारत का वैसा मूल नागरिक जो वर्तमान में अभी भारत में ना हो, किसी कारणवश जैसे शिक्षा के लिए, इलाज के लिए या नौकरी के लिए, व्यापार के लिए भारत से कहाँ चला गया हो, बाहर चला गया हो, विदेश में चला गया हो और 6 महीने से ज़्यादा रहा हो। 6 महीने से कम रहेगा तो उसे NRI नहीं कहेंगे, 6 महीने से अगर ज़्यादा रहा हो तो उसे हम लोग NRI कहेंगे, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन। आगे हम लोग समझते हैं, देखिए OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, हम लोग इसे ओवरसीज नागरिकता भी कहते हैं, ओवरसीज नागरिकता। देखिए कब लाया गया था, 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा इसे लाया गया था, जोड़ा गया था। देखिए किन लोगों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए जो भारत में कभी रहा करते थे और जब किसी दूसरे देश में व्यापार के लिए या कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री या कंपनी खोल लेते हैं, कोई बड़ा नौकरी कर लेते हैं और वहाँ का जो वो जो देश है उन लोगों को नागरिकता दे देती है, तो नागरिकता देने के बाद वो अपने देश नहीं आ पाते हैं। इस वजह से भारत सरकार क्या की कि 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा ओवरसीज नागरिकता ले, इसके तहत बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो भारत की विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, उन लोगों को ये दिया जाता है। ये ओवरसीज नागरिकता के द्वारा जो है, जो भी कभी भारत के नागरिक हुआ करते थे वो अगर विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं तो आसानी से वो भारत में आ जा सकते हैं। जैसे एक मूल नागरिक को जो जो सुविधाएं मिलती है वो ओवरसीज नागरिकता प्राप्त करने के बाद वो सुविधाएं उन लोगों को ही मिलेगी। बस वो 2 चीज नहीं कर सकते हैं, राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकते हैं और वोट नहीं डाल सकते हैं, किसी भी सरकार का विरोध भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो जो सुविधाएं हैं उन लोगों को मिल जाएगा, समझ में रहा ना, यानी वो भारत में आसानी से आ जा सकते हैं, उन लोगों को वीजा नहीं लगेगा। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, समझ में आ गया होगा। देखिए आगे हम लोग समझते हैं वीजा क्या होता है। देखिए किसी देश में जाने के लिए उस देश से अनुमति लेनी पड़ती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वीजा कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये अमेरिका है, अमेरिका हमको क्या है, जाना है, और ये हमारा देश हो गया इंडिया। तो जिस देश में हमको जाना है उस देश से अनुमति लेना पड़ता है, इसी अनुमति को हम लोग वीजा कहते हैं। और दूसरे देश जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेना पड़ता है, इसको हम लोग पासपोर्ट कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। यानी किसी दूसरे देश जाने के लिए उस देश से अनुमति लेना पड़ता है, उसे हम लोग वीजा कहते हैं। जैसे बिना वीजा के आप किसी देश में प्रवेश कर सकते हैं, लीगली प्रवेश नहीं कर सकते, अनलीगल हो जाएगा, मतलब कि गैर कानूनी हो जाएगा, समझ में रहा ना। तो किसी भी देश जाने के लिए उस देश से पूछना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है, उसे ही हम लोग वीजा कहते हैं। और किसी दूसरे देश जाने के लिए अपने देश से खुद अनुमति लेना पड़ता है, इसे हम लोग पासपोर्ट कहते हैं। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।